नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ टीचर में। आज इस वीडियो में हम आपको सी टेट के इंग्लिश पेडागॉजी की पूरी क्लास कराने वाले हैं। पूरी क्लास सिर्फ कुछ मिनट की होगी दोस्तों, और इस कुछ मिनट में हम आपको इस नए स्केच नोट्स के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस कॉन्सेप्ट में इंग्लिश पेडागॉजी नहीं पढ़ी हुई है तो इन बस 6 स्लाइड के माध्यम से हम आपको पूरी इंग्लिश पेडागॉजी की क्लास करवाने वाले हैं, वो भी हिंदी में एक्सप्लेन करके, ताकि आप पूरी तरीके से चीज़ें और कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। आपकी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आपके लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम्स में, तो हम आपका बिना समय ज़ाया किए हुए सबसे पहले लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग की इस क्लास को शुरू करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग का मतलब होता है भाषा अर्जन बनाम भाषा अधिगम। अब इसका मतलब समझ लीजिए दोस्तों कि यह समझना कि बच्चा अपनी मातृभाषा कैसे सीखता है और दूसरी भाषा कैसे सीखता है, हम इसी के बारे में इस आपको स्लाइड में पढ़ाएंगे। इसमें हम सबसे पहले एक्विजिशन यानी कि अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन को सीखेंगे। दोस्तों, अब भाषा अर्जन क्या होता है? जो कि नेचुरली होता है, ठीक है। नेचुरली यानी कि प्राकृतिक तौर पर। अब प्राकृतिक तौर पर कैसे होता है भाषा अर्जन? यह एक अप्रत्यक्ष और अवचेतन प्रक्रिया है दोस्तों। इम्प्लिसिट लर्निंग का मतलब होता है आपका अप्रत्यक्ष। जो भी चीज़, जैसे कि कोई बच्चा सुन के सीख जा रहा है अपनी माँ से, सबकॉन्शियस प्रोसेस से, ठीक है, अपनी इन्वायरमेंट से, तो वो क्या है, अप्रत्यक्ष तौर पर सीख रहा है, उसे कुछ सिखाया नहीं जा रहा है। और बच्चा अपनी मातृभाषा बिना सिखाए ही क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड से सीख लेता है, ठीक है। कैसे? पिकिंग इट अप फ्रॉम इन्वायरमेंट, अपने प्राकृतिक रूप में, सामाजिक रूप में जिस होता है जहाँ पर, उस ढंग से अपनी इस भाषा को अर्जित करता है, ठीक है। अब आप इसका एक सही उदाहरण ले लीजिए। देखिए कि कोई बच्चा होता है छोटा, जब पैदा होता है तो उसे कभी भाषा सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी मातृभाषा अपने आप ही सीख लेता है। उसी को हम एक्विजिशन या लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। यह नेचुरली होता है। अब दूसरी ओर, और ये कैसा होता है दोस्तों? ये नेचुरल होता है, ठीक है, नेचुरल इन इन्वायरमेंट। और दूसरा क्या है? ये आपका लर्निंग होता है। कौन सा? लैंग्वेज लर्निंग। तो जैसे लर्निंग है तो ये अधिगम हो गया। अब इसको कैसे सीखते हैं? ये फॉर्मल है। कैसा है ये? फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है दोस्तों? यह एक प्रत्यक्ष और सचेत प्रक्रिया है। एक्सप्लिसिट लर्निंग है। एक्सप्लिसिट लर्निंग का मतलब, अब ये आपका प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, और सचेत सचेत प्रक्रिया है जिसमें दूसरी भाषा यानी कि L2, ये दोस्तों, तो ये आपका L1 होता है। L1 यानी कि मातृभाषा, और L2 यानी कि आप दूसरी भाषा जो सीखते हैं। मान लीजिए हिंदी आपकी मातृभाषा है और कोई इंग्लिश लैंग्वेज आप स्कूल से सीख रहे हैं, तो ये आपका अर्जन लैंग्वेज हो जाएगा, लर्निंग लैंग्वेज हो जाएगा। यह फॉर्मल होता है नेचर में, ठीक। अब आप समझिए कि जैसे L2 और औपचारिक शिक्षण के माध्यम से क्या होता है, इसको सिखाया जाता है। अब एक इसका उदाहरण देख लीजिए कि एक विद्यार्थी यह सीखता है कि अंग्रेजी वाक्य की संरचना कैसे होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के माध्यम से होती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज किस तरीके से सिखाया जा रहा है? आपको औपचारिक तरीके से सिखाया जा रहा है दोस्तों, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स के माध्यम से। अब आप समझ गए कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और जो है आपका लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। अब इनके की डिफरेंसेस देख लीजिए दोस्तों। जो इधर दिया गया है ये आपका एक्विजिशन है, जो ऑरेंज में दिया गया है। जो लाइट ब्लू और ग्रीन में दिया गया है ये आपका लर्निंग लैंग्वेज है, ठीक। अब देखिए एक्विजिशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एंड मीनिंगफुल होता है। और आपका इसका फोकस आप देखिएगा, की फोकस। और ये जो आपका लैंग्वेज लर्निंग होता है ये क्या होता है? फॉर्म एंड ग्रामर, यानी कि ग्रामर और फॉर्म्स के माध्यम से इसका जो फोकस होता है फॉर्म्स और ग्रामेटिकली करेक्ट
चीज़ों पर होता है। ठीक है, ये इसका फोकस हो गया। अब हम आउटकम देख लेते हैं दोस्तों, इससे आउटकम क्या मिलता है। ठीक है, फ्लुएंसी वर्सेस एक्यूरेसी के माध्यम से। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक्विजिशन में ये फ्लुएंट होता है और क्या होता है, इंस्टीट्यूशन भी होता है। ठीक, इंस्टीट्यूशन भी होता है। ठीक, और ये क्या होता है आपका लैंग्वेज लर्निंग एक्यूरेसी एंड नॉलेज बेस्ड होता है। ठीक है, आपका पहला स्लाइड कंप्लीट हो गया। आप लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग, अगर क्वेश्चन में आएगा इससे तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा। अब दूसरा स्लाइड में आपका क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अब भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है दोस्तों, तो पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा का सिद्धांत। अब प्रेरणा का सिद्धांत दोस्तों क्या कहता है कि आप फन इंटरेस्टिंग, यानी कि फन इंटरेस्टिंग मतलब खेल के माध्यम से, गेम के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, ठीक है, बच्चों में आप रुचि उत्पन्न करेंगे, पहले मोटिवेट करेंगे दोस्तों भाषा को सीखने के लिए। भाषा कब सीखने का मन करेगा, जब आप वो इंटरेस्टिंग होगा। आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे गेम के माध्यम से, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, कभी कभी आप कुछ उन्हें क्या कोई रिवॉर्ड देकर। ठीक, तो बच्चे को क्या होगा, मोटिवेट होगा उस भाषा को सीखने में। यही होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। अब इंगेज एंड इंस्पायर होता है। ठीक है, ये अब हम दूसरा देखते हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, कंसिस्टेंट और प्रैक्टिस पे होता है ये बेस्ड। अब इसका क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, तो इसका मतलब होता है आदत निर्माण का सिद्धांत। अब बच्चा अगर कुछ चीज़ आप सिखा रहे हैं, उसको लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो आदत निर्माण का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों कि भाषा केवल एक विषय नहीं बल्कि एक कौशल है जिसे अभ्यास द्वारा आदत बनाया जाता है। तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप ये याद रखिए कि कोई चीज़ की प्रैक्टिस क्या करती है, उस आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो उस बच्चे को उसके हैबिट में डालेंगे, हैबिचुअल करेंगे उस भाषा को लेके। मान लीजिए आप उसे इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो उस भाषा में चाहे बोलना हो, चाहे लिखना हो, समझना हो, उसे स्टोरी टेलिंग हो, ये सब आपको उसकी आदत बनानी होगी। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अपील। तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ये हो जाएगा मौखिक श्रवण सिद्धांत। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अपील मतलब आपका हो जाएगा मौखिक श्रवण सिद्धांत। इसमें क्या होता है दोस्तों, पढ़ने और लिखने से पहले सुनना और बोलना सिखाया जाना चाहिए। लिसन देन स्पीक। ठीक है, अब इसका क्या सीक्वेंस होता है ये आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ये हमेशा आपके एग्जाम्स में आता है। LSRW, एल का मतलब होता है दोस्तों लिसनिंग, एस का मतलब होता है स्पीकिंग, और फिर आपका आर का मतलब होता है रीडिंग और डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग। तो सबसे पहले क्या, आप सुनना सीखेंगे, फिर बोलना सीखेंगे, फिर रीडिंग यानी कि पढ़ना सीखेंगे, और लास्ट में आपका होता है राइटिंग यानी कि लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अपील हो गया। अब फोर्थ हम आपको देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, संदर्भीकरण का सिद्धांत। अब संदर्भीकरण का सिद्धांत क्या है दोस्तों, शब्दों या व्याकरण को अलग अलग न पढ़ाकर कहानी या परिस्थिति के माध्यम से सिखाना। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, रियल लाइफ सिचुएशन से हम आपको जोड़ कर पढ़ाएंगे। कहानी के माध्यम से अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़ाकर आपकी लाइफ से जोड़कर पढ़ाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आप कोई ख़रीदारी चीज़ आपको खरीदनी है, तो उस भाषा के माध्यम से हम आपको चीज़ें सिखाएंगे कि आप अपनी भाषा में, जो हम आपको भाषा सिखा रहे हैं, उसमें उस खरीदारी को कैसे करते हैं। ठीक, अब दोस्तों आपका थर्ड है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल क्या कौन कौन सी है या दोस्तों, ये है भाषा कौशल। अब भाषा कौशल में
पहला क्या होता है दोस्तों, पहला हमने आपको बताया था कि लिसनिंग होता है, ठीक है। लिसनिंग कैसी होती है, ये रिसेप्टिव होती है और पैसिव होती है। ये पैसिव आप याद रखिएगा। लिसनिंग क्या होता है, एक्टिव तो काम है नहीं, आप चुपचाप हैं सुन रहे हैं, ये पैसिव काम है। अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज होती है, ठीक है। जो बोली गई भाषा है उसे क्या करते हैं, हम समझते हैं, ठीक है। ये जो लैंग्वेज स्किल होती है दोस्तों, ये भाषा दक्षता को 4 मूलभूत कौशलों में बांटी गई है। दूसरा इसकी क्या है दोस्तों, ये है स्पीकिंग, ठीक। स्पीकिंग क्या होता है, ये प्रोडक्टिव होता है और एक्टिव होता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्टिव है और एक्टिव है। जब आप बोल रहे हैं तो कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं और एक्टिव काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेसिंग थॉट्स ओरली, अपने थॉट्स को ओरली कैसे कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक, आप किसी पे फ़ोन से बात कर रहे हैं या किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो ये आप एक्टिव काम कर रहे हैं, ठीक। अब आपका थर्ड हमने कौन सा बताया था, रीडिंग बताया था। ये भी कैसा है, रिसेप्टिव है और ये भी पैसिव है। आप आँख के माध्यम से क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, चाहे वो टैब पे हो, न्यूज़पेपर हो, बुक्स हो, ठीक है। ये कैसा हो गया, ये भी पैसिव है। डिकोडिंग रिटेन टेक्स्ट, तो जो टेक्स्ट लिखा होता है आप उसे डिकोड करते हैं, चाहे चाहे वो हिंदी में लिखा हो, ठीक, और चाहे वो इंग्लिश में लिखा हो। अगर वो भाषा आपको आ रही है तो आप समझते हैं ना, उसी को डिकोड कहते हैं यहाँ पे, ठीक। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ है राइटिंग, ठीक है। ये भी प्रोडक्टिव है और एक्टिव है। तो रीडिंग आइडियाज़ ऑन पेपर और ये रिकॉर्डिंग आइडियाज़ ऑन पेपर और स्क्रीन। तो आप क्या करते हैं, अपने क्या करते हैं विचारों को पेपर या स्क्रीन पर, कभी कभी अब स्क्रीन हो गया है, टैब हो गया है, राइट करते हैं, पेपर पर हम लिखते हैं, विचारों को लिखने के बाद प्रिंट आउट कर लेते हैं, ब्लॉगिंग लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, ठीक है। ये सब आपकी हो गई। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी कौशल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इन्हें अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता। बच्चा सुनकर बोलना सीखता है और पढ़कर लिखना सीखता है। तो बच्चा क्या करता है, सुनकर क्या सीखता है, बोलना सीखता है, और पढ़कर क्या सीखता है, लिखना सीखता है, ठीक है। ये देखिए वही चीज़ें दी गई है कि स्किल आर इंटीग्रेटेड, ठीक है। जो है ये आइसोलेटेड नहीं होता, ठीक है, बच्चों को सिखाना, ठीक। लिसनिंग टू स्पीक और रीड टू राइट, ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के माध्यम से होता है। तो आपका थर्ड स्लाइड कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं आपके फोर्थ स्लाइड यानी कि मेथड एंड अप्रोच पर। मेथड एंड अप्रोच क्या है दोस्तों, शिक्षण विधियों एवं दृष्टिकोण। आप किस तरीके से भाषा सिखाने के विभिन्न तरीके क्या हैं, उनके विभिन्न मेथड्स और अप्रोच क्या हैं भाषा को सिखाने के लिए। तो पहला इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड। कौन सा मेथड है दोस्तों, व्याकरण अनुवाद विधि, GTM जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब ये दोस्तों सबसे पुरानी है, क्या है, ओल्डेस्ट मेथड, ठीक है। इसमें मातृभाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद पर जोर दिया जाता है। तो किस पर जोर दिया जाता है दोस्तों, अनुवाद पर। किसमें, L1 जो कि मदर टंग है आपकी, दूसरी टारगेटेड लैंग्वेज जो भाषा आपको सीखना है, ठीक है। L1 से L2 में आपको इसमें मातृभाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद पर जोर दिया जाता है। नियमों और शब्दावली को याद कराना मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। क्या होता है, फोकस ऑन रूल्स एंड मेमोराइजेशन, ठीक। आपको यहाँ पे जैसे बिल्ली है इक्वल्स टू कैट, या आपको इसको ट्रांसलेशन किया जाएगा कैट इक्वल्स टू बिल्ली, ठीक। ट्रांसलेशन क्या होगा, L1 to L2 होगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है मातृभाषा से। फिर अगर मान लीजिए आपकी मातृभाषा इंग्लिश है तो कैट इक्वल्स टू बिल्ली, यानी कि कैट माने बिल्ली आपको समझाई जाएगी। तो ये है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सेकंड क्या है दोस्तों, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब आपका प्रत्यक्ष विधि। अब ये क्या होता है, मातृभाषा के प्रयोग पर रोक होती है। आपको इसमें क्या करेंगे, प्रोहिबिट कर देंगे मदर टंग पे। आपको मान लीजिए आपकी मदर टंग हिंदी है
तो उस क्लास में आपको कहेंगे हिंदी नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, जो आपको सिखा रहे हैं सब कुछ लक्ष्य भाषा में ही इशारों और चित्रों की सहायता से सिखाया जाता है। ठीक है, ये आपको दिखाएंगे दिस इज़ एन एप्पल। ठीक, यह क्या है, यह एप्पल है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, हिंदी में नहीं बताएंगे, वो आपको ये चित्र के माध्यम से दिखाएंगे, आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, एप्पल इसको बोल रहे हैं, तो ये सेब को ही एप्पल बोल रहे हैं। और इस तरीके से आपको वहाँ पर इशारों से ही सिखाया जाएगा। ठीक है, मदर टंग का आपको एकदम मनाही रहेगी मदर टंग बोलना। ठीक है, ऑब्जेक्ट शो करेंगे, फोकस किस पे रहेगा, स्पीकिंग और लिसनिंग पे रहेगा। ठीक है, यूज़ गेस्चर, पिक्चर, इशारा और पिक्चर दिखाएं, इशारा करके समझाएंगे, पिक्चर से समझाएंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसमें मदर टंग का उपयोग डायरेक्ट मेथड में नहीं होता। थर्ड आपका होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, जिसको CLT शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण क्या है दोस्तों, सबसे आधुनिक दृष्टिकोण है। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच है भाई आपका। इसमें शुद्ध व्याकरण से अधिक वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में संवाद करने की क्षमता पर जोर दिया जाता है। ठीक है, फोकस ऑन रियल लाइफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे आप कुछ सामान खरीदने गए तो उस पर आप इंग्लिश में बात करेंगे, जैसे हाउ मच डज दिस कॉस्ट, इस तरीके की चीज़ें। फ्लुएंसी ओवर एक्यूरेसी, इसमें क्या होगा, फ्लुएंसी पर जोर दिया जाएगा एक्यूरेसी के अलावा। एक्यूरेसी ठीक है, लेकिन आप फ्लुएंसी पर जोर देंगे कि आपको सब में सब दोस्त हैं, सब दोस्त डिसाइड कर लिए कि हमें इंग्लिश सीखना है, तो सब इंग्लिश में अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, रोल एंड प्ले डिस्कशन होता है। भाई कोई रोल एंड प्ले कैसे करेंगे, अब वो आपका उदाहरण हम यहाँ देख देते हैं कंपैरिजन एंड इंटीग्रेशन में आपका। तो आप देखिए इसमें क्या होगा, फ्लुएंसी हो जाएगी किसमें, आपकी कम्युनिकेशन और लैंग्वेज टीचिंग में। और एक्यूरेसी किसमें ढूंढी जाती है, ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड में। याद रखिएगा दोस्तों, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इसमें आपको फ्लुएंसी पर जोर दिया जाएगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग पर, लेकिन एक्यूरेसी किस में होनी चाहिए, इसमें जोर दिया जाएगा ये आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर। ठीक है, और बैलेंस्ड अप्रोच क्या होता है, इंटीग्रेट स्ट्रेंथनिंग के लिए, और कॉन्टेक्स्ट मैटर्स ये होता है एडेप्ट लर्नर नीड्स। ठीक, तो इन दोनों में आप डिफरेंस भी जान गए और इनके मतलब भी जान गए, ये तीनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड यानी कि 5th पर। अब दोस्तों 5th क्या है आपका, चैलेंजेस एंड रिमेडियल टीचिंग। अब चैलेंजेस एंड रिमेडियल टीचिंग का क्या मतलब है, चुनौतियाँ और उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, जब आपको हर चीज़ पढ़ाएंगे, तरीका आपको पता है, तो फिर पढ़ाने के बाद भी अलग अलग चुनौतियाँ आती हैं और उनका उपचार किस तरीके से किया जाता है इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे क्या है आपका चैलेंजेस, एरर एंड डाइवर्सिटी। पहला है आपका त्रुटियाँ सीखने की सीढ़ियाँ हैं, ये सबको पता है, आप सभी को पता है। तो चैलेंजेस क्या करता है, ये एरर एंड डाइवर्सिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले देखिए आप दोस्तों कि त्रुटियां कोई भी जो है बहुत बड़ी आप उसे पाप नहीं मानते, बल्कि क्या यह दर्शाता है कि बच्चा कैसे सोच रहा है। ठीक है, एरर नॉट इक्वल्स टू साइन क्या है, इंडिकेटर्स ऑफ थिंकिंग। ठीक है, एरर अगर कोई कर दिया तो ये आप समझिए कि वो क्या कर रहा है, कुछ चीज़ सोच रहा है, तभी तो कुछ चीज़ समझने की कोशिश कर रहा है, गलती हुई है तो आप उसे ये नहीं मानेंगे कि बच्चा जो है क्या है, कोई गलती कर रहा है। ठीक, उन्हें कोमलता से सुधारा जाना चाहिए। कैसे सुधारा जाना चाहिए, उनके लर्निंग क्या है, स्टेप बाय स्टेप करके आप उन्हें सुधार सकते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है, डाइवर्स क्लासरूम होता है, इनमें सबका क्या होता है, अलग अलग नीड होता है। भाई चैलेंजेस यही तो है कि बच्चे अलग अलग प्रकार के होंगे, डाइवर्स क्लास होगी तो उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग होंगी। ठीक है, अब हम इसमें सेकेंड स्टेप पर आते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है आपका दोस्तों,
CCE जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यानी कि कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? केवल अंतिम परीक्षा के बजाय पूरे वर्ष विद्यार्थी का मूल्यांकन करना। पूरे वर्ष कैसे विद्यार्थी का मूल्यांकन करेंगे भाई? तो ये ऐसे चलता है दोस्तों कि असेस थ्रू आउट ईयर, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट और आपका नॉट जस्ट फाइनल एग्ज़ाम। ठीक है, ये प्रोसेस आपका साइकिल चलता रहता है। ठीक है, ऑन गोइंग असेसमेंट, फीडबैक लूप और फोकस ऑन। अब इसमें क्या रहेगा दोस्तों कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके पूरे ईयर में आप अलग अलग समय पर अलग अलग इवैल्यूएशन उसका करेंगे, या इवैल्यूएशन तो सही टर्म नहीं हुआ, आप उसको अलग अलग तरीके से आप उसका टेस्ट करेंगे, आप फीडबैक लेंगे उससे, क्या चीज़ें उसको समझ नहीं आ रही है, आपको क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या उसे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कि वो बच्चा उस बात को पूरी तरीके से समझे या क्लासरूम को पूरी तरीके से समझे। देन आपका आता है लास्ट में दोस्तों, थर्ड है रिमेडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक फर्स्ट। ठीक, अब रिमेडियल टीचिंग क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, आपने सब चीज़ें क्लियर कर ली, अब बच्चे का क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण होगी। जब आप क्लियर कर लेते हैं कि बच्चा किस में कमज़ोर है, तो आप इस स्टेप पर आते हैं। अब इसमें डायग्नोस कर लिए, प्रॉब्लम आप उसका फाइंड कर लिए। ठीक, उन विद्यार्थियों, अब आप इसमें क्या करेंगे? उन विद्यार्थियों के लिए पुनः शिक्षण प्रक्रिया जिनमें विशेष सीखने की कमी होती है, पहले समस्या की पहचान, यानी कि पहचान करेंगे, निदान करेंगे, डायग्नोस करेंगे और फिर समाधान यानी कि उपचार करेंगे। आइडेंटिफाई गैप्स, ठीक है, उपचार किया जाएगा। फाइंडिंग द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द गैप, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। ठीक है, जिस तरीके का बच्चे की प्रॉब्लम रहेगी उस तरीके का आपको अप्रोच यूज़ करना होगा। अब आप यहाँ पे देखिए रिमेडियल टीचिंग, रिमेडियल सेकेंड। अब इसमें क्या होगा? ये आपका फिक्सिंग द प्रॉब्लम, रीटीचिंग प्रोसेस, टारगेटेड सपोर्ट, क्लोजिंग द गैप्स, ये आपका स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। ठीक, आपका फिफ्थ स्लाइड कंप्लीट हो गया। सिक्स्थ है आपका दोस्तों रोल ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। अब रोल ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी में क्या है? पहले आप वोकैबुलरी बिल्डिंग ब्लॉक समझ लीजिए। मान लीजिए ट्री है, हाउस है, सन है, इसको हम पढ़ते हैं तो इस वर्ड को क्या ब्लॉक वाइज हम पहले अरेंज करते हैं। जैसे इसेंशियल फॉर मीनिंग, कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग, एक्टिव पैसिव वर्कैब, यूज इट और लूज इट। तो दोस्तों इसेंशियल फॉर मीनिंग का मतलब हो गया दोस्तों कि आप जो भी चीज़ है, चाहे सन है, चाहे हाउस है, चाहे ट्री है, उसको आप एक ब्लॉक में जोड़ के किस तरीके से उसका मतलब को आप समझ सकते हैं। कॉन्टेक्सचुअल होना चाहिए लर्निंग। ठीक, ये क्या है? एक्टिव और पैसिव हो सकता है वकैब का। ठीक है, अब हम ग्रामर स्ट्रक्चर को समझते हैं। ग्रामर द स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है? आप सबको पता है कि रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइज वर्ड्स, फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिकेशन, फंक्शनल ग्रामर, इंटीग्रेटेड स्किल। ठीक है, अब कोई स्ट्रक्चर है, उसमें सब्जेक्ट होगा, उसका वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, वर्ड और मीनिंग। ठीक, ये हो गया आपका ग्रामर स्ट्रक्चर। अब दोस्तों जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो ये दो चीज़ें हैं, यानी कि इंडक्टिव मेथड रूल और डिडक्टिव मेथड रूल। अब इंडक्टिव मेथड रूल क्या होता है दोस्तों? इंडक्टिव मेथड रूल यानी कि आगमनात्मक विधि इसको हम बोलते हैं। अब आगमनात्मक विधि क्या होती है? पहले उदाहरण दिया जाता है और बाद में नियम निकाला जाता है। ठीक है, जैसे अब देखिए यहाँ पर बच्चा क्या है? कैट्स, डॉग, बैट्स देखकर बहुवचन में एस का नियम समझाता है। ठीक, जैसे बच्चा क्या है, अब उसको एस का नियम आप कैसे समझाएंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है कि एस जोड़ेंगे। ठीक, बहुत सारे कैट्स को दिखाकर कि ये कैट्स हैं, ये डॉग्स हैं, ये बैट्स हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? आप सभी को हमने बताया कि पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? नियम समझाया जाता है। ठीक है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, अब हम आते हैं डिडक्टिव मेथड, जिसको हम कहते हैं निगमन विधि
यानी कि पहले नियम बताया जाता है और फिर क्या होता है, उदाहरण दिया जाता है। ठीक है। अब शिक्षक कहता है कि मान लीजिए बहुवचन के लिए एस लगाओ, ठीक है, प्लूरल के लिए आप एस लगाओ, पहले बता दिया, ठीक है, उसने नियम बता दिया। अब क्या है, अब वो एग्जाम्पल बताएगा आपको। ये बहुत ही सिंपल भाषा में हमने आपको समझा दिया दोस्तों कि क्या होता है इंडक्टिव मेथड, क्या होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में आपको पहले एग्जाम्पल बता देंगे, उदाहरण बता देंगे, फिर नियम बताएंगे, और डिडक्टिव मेथड में पहले आपको नियम बताएंगे, फिर आपको उदाहरण बताएंगे। दोस्तों हमने आपके 6 स्लाइड में आपका पूरी इंग्लिश की जो पैडागॉजी है वो कंप्लीट कर दी है। दोस्तों उम्मीद है कि आप इस वीडियो से पूरी पैडागॉजी समझ लेंगे और 8 फेब को होने वाले एग्ज़ाम्स में इस सेक्शन में अपना सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो पूरा वहाँ पे करके आएंगे। दोस्तों अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।